खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैथी तो तेरे पापा की जिंदगी में दाखिल हो ही चुकी है। वो दिन दूर नहीं नीतू, जब तेरे पापा मल्होत्रा फैमिली से ज्यादा मेहरा फैमिली के सगे हो जाएंगे। मैं बाहर डिनर विनर नहीं खाती। लेकिन आप मेरी खातिर जरूर आएंगे अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो। नीतू, I just don't want you to stop speaking to me. तुम क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता जब मैं कह रही हूँ कि ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही हूँ, ना ही तुम्हारी कोई बात सुन रही हूँ। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं पहली औरत हूँ दुनिया में जो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मैं जिंदगी में तुम जैसी पहली लापरवाह और खुदगर्ज औरत देखा। एकनाथ, ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो मन मर्जी मैं करो। मैं त्यागी से मिलकर आ रहा हूँ, अगर उस पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाएगा ना तो मुखबरी के लिए राजी हो जाएगा। अंशु साहब, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। बहुत बुरे आदमी थे, सिर्फ बुरे थे। इतने बुरे थे कि अच्छा वो उन्हें गोली मार दी। क्या? उन्हें गोली मार दी? किसने मारी वो गोली? इसका मतलब मामा जी का कत्ल हुआ था। किसने किया उनका कत्ल? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि किसी ने उन्हें गोली मार दी थी। किसने उन्हें गोली मारी थी? वो पुलिस की गोली से मारा गया था। रंजना देवी, इस समय तो मुझे आपके दिल में उनके लिए इतनी नफरत नजर आ रही है कि अगर शायद आपको कोई बंदूक देता तो आप भी उन्हें मार डालते। नफरत क्यों नहीं होगी? उसने केशव का कत्ल किया है, मुझे विधवा बनाया है। लेकिन पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये प्रूव कर सके। सबूत है, ताऊ का इकबाल जुर्म जो एक कैसेट के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। कम ऑन रंजना देवी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में वो जो कैसेट है वो सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कानून की बात छोड़, पूरा मल्होत्रा खानदान जानता है कि केशव के कत्ल के पीछे ताऊ की साजिश थी। हेलो, हम तो कत्ल और कातिल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि कानून ने हमें ही तहकीकात के लिए भेजा हो। बात तो तुमने शुरू की थी। तो चलो मैं टॉपिक बदल देती हूँ। आजकल तो आप सास बनने की तैयारी कर रही होंगी। हाँ, ऋषभ की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज बताइएगा। काम तो पड़ेगा ही। अच्छा, क्या? शादी में बारात के साथ जरूर आना। आज जब हर छोटी बड़ी चीज मेरे साथ खेल खेल रही है तो तू भी मेरे साथ खेल खेल रहे। बेवजह बेवक्त बेबात पर इसकी घंटी हमेशा बजती रहती थी, और आज जब इसकी घंटी पर मेरी जान लटकी पड़ी है तो गूंगे की तरह मान धारण किए बैठा है। कर लो, आज तुम सब लोगों का दौर चल रहा है तो अपनी मनमानी कर लो, लेकिन जिस दिन हालात मेरे काबू में आए तो उधर उन लोगों की उंगलियां जो मेरा फोन नंबर घुमाने से कतरा रही हैं, उसमें वो साले अपनी हथेली की लकीरों को और बिगाड़ रहे हैं। अरे फासला बढ़ गया तो क्या समझते हैं कि दिनेश शाह मर गया? मर गया दिनेश शाह? हेलो हेलो हेलो, डैम इट, हेलो! मुझे मोहताज बनाने की कोशिश मत करो। अगर मैं लंगड़ा भी हो गया ना तो मेरे हाथ में लकड़ी नहीं आएगी। ये क्या?
तू किससे बातें कर रहा था बेटे? क्या बात है बेटे? बस बस वो वैसे ही मैं टाइम पास कर रहा था। अरे अकेले में बातें कर रहा है, इधर ये फोन उल्टा पड़ा है, शराब की बोतल खुली हुई है। मैं तो डर गई थी तेरी आवाज सुनकर, और तू कह रहा है ऐसे ही? क्या बात है? बस माँ अपने दिल से कह दे कि तेरी कोख ने एक बड़े दिलेर बेटे को जन्म दिया है। जब भी कोई आफत आती है तो वो आफत पर आफत बन जाता है। लेकिन तुझ पर क्या आफत आई है? माँ वो जिस तरह की जिंदगी मैंने जी है उसमें आफत, खतरे, परेशानियां सुबह दोपहर शाम की तरह आती थी। यह सनसनीखेज होना मेरे माहौल का मिजाज रहा है। आजीवन चल रहे इस युद्ध में तकदीर ने मुझे सरहद का सिपाही बना दिया तो थोड़ा सतर्क और सावधान रहना पड़ता है बस। लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। मां जिस सवाल का जवाब आप सुनना चाहती हूँ उसका फैसला मैंने कर लिया है। बस एक बार मैं एंटवर्प जाऊं, सब समेट कर वापस आ जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। अपनी मनमानी से बहुत जी लिया मैं, अब जिंदगी को जिंदगी की तरह जी कर देख लिया जाए। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूं कि तुम मत जा और तूने जो भी फैसला अपनी जिंदगी के बारे में किया है वो अभी से लागू कर दे तो? अगर मैं नहीं किया तो एंटवर्प में कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि मैं डर कर मैदान छोड़कर भाग गया। बस उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। उन लोगों को तालीम का आखिरी सबक सिखाकर मैं लौट आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। लीला, ये हाउसकीपिंग वाले आके रोज साफ सफाई तो कर देते हैं, फिर तुम्हें दोबारा डस्टिंग करने की क्या जरूरत है? इतने सालों की आदत जो है ना राजा, मैं ये आदत छोड़ना नहीं चाहती। क्यों? भाई सारी जिंदगी तो तुम लोगों को होटल में नहीं रहना ना। जब घर जाओगे तो काम करना ही पड़ेगा। अभी से बैठने की आदत हो गई तो बाद में काम करना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी जब तक अपने हाथों से काम ना करो तसल्ली नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, आपको इंडिया में ज्यादा अच्छा लग रहा है या वापस स्टेट जाना चाहते हैं? मुझसे पूछो तो मैं तो यहीं रहना चाहूंगी। इतने साल स्टेट्स में रहने के बाद भी कभी वो जगह अपनी नहीं लगी। और यहाँ चंद दिनों में ही रहकर कितना अपनापन लग रहा है। यही तो खासियत है अपने इंडिया की। पर खामियां भी तो बहुत हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खूबी जो है ना, यहाँ के लोगों का प्यार, उसके आगे सारी खामियां चलती हैं। बिल्कुल ठीक। बस कीचड़ में बैठे रहिए और अपने कमल चुनते रहिए। लीला, इस प्यार का क्या फायदा जिसके लिए इतनी गंदगी झेलनी पड़े? आप तो कमरे में बैठी रहती है, बाहर जाती नहीं। जरा बाहर जाके देखिए ना सड़क पर, 2 दिन में प्यार वार भूल जाएंगी। ये तुम मुझे बता रही हो? जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं इंडिया को जानती हूँ। ठीक है, पर मैं भी तो इंडिया देख ही रही हूँ। इसे देखने से नहीं, इंडिया को समझने की जरूरत है। जब तुम समझ जाओगी ना, तो इंडिया को अपनी सर आंखों पर बिठा लोगी। अरे चलो भैया, जल्दी से सोफा उठा के उधर रखो ना। ये रखो, हाँ जल्दी जल्दी सफाई। और तुम क्या कर रहे हो भाई? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सफाई करो। उठा, सब उठाओ उधर से। दादा सब ठीक ठाक था ना? हाँ सब ठीक है साहब। वो सारा सामान कहाँ गया जो स्टोर रूम में रखाया था? वो वही है साहब। लेके आइए ना। अभी अभी ला, अभी ला। जिस तरह आपने अपना कुंवारापन यादों के स्टोर रूम में रखवा दिया है। आइए आइए मिस्टर कुमार भाई, हमारे तो हो गए वारे न्यारे। अब आप रात को अकेले बैठकर गिनिएगा तारे। जी हाँ जी हाँ, कुछ दिनों की बात है, शादी हो जाए उसके बाद बैठ के बातचीत करेंगे। क्यों भाई, शादी के कुछ दिनों बाद ऐसा तो क्या हो जाता है? जनाब, मैं आपको रात के तारे गिनकर बताऊंगा और आप मुझे दिन के तारे गिनकर बताना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जनाब ये कहना चाहते हैं कि शादी के बाद मैं दिन में तारे गिनूंगा? जी हाँ, शादी के कुछ 6-7 महीनों के बाद अक्सर मर्दों को ये शिकायत हो जाती है। और आप जानते हैं कि कुंवारों को क्या शिकायत होती है? जब कभी वो किसी के शादी के शामियाने को गड़ता देखते हैं, उनके सीने में तीर गड़ जाते हैं। हाँ, यानी तेरी शादी से मुझे जलन हो रही है? बिल्कुल हो रही। तभी तो मुबारकबाद देने के जगह
तू मेरी क्लास ले रहा है। यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे ये समझाना चाहता था कि ये जो तू करने जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। एक मिनट जनाब अभिजीत साहब, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ उसकी हकीकत आप कैसे जानते? क्योंकि भाई आपने तो वैसा कभी कुछ किया ही नहीं, एज फार एज आई नो। जनाब ये शादी जिस चिड़िया का नाम है, ये जानने के लिए मैं अपने पड़ोस के कुछ शादीशुदा लोगों से मिला, तब जाकर पता चला कि क्या पता चला यार? यही कि शादी एक ऐसा डिनर है जिसमें स्वीट डिश खाने को पहले मिल जाती है और बाकी की जिंदगी में नीम चढ़े करेले की सब्जी। नीम चढ़े करेले की सब्जी? जी हाँ। वाह, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन यार? तू इस मौके पर आके मेरा हौसला पस्त कर रहा है? यार हौसला तो आप जाकर मेरे पड़ोस के मिस्टर प्यारेलाल का देखिए। प्यारेलाल कौन है? जी हाँ, ये कुछ 2.5 साल पहले उन्होंने शादी की थी। हाँ। तो पता है एक रोज उन्हें पता चला कि उनकी औरत का उनके पड़ोसी वाले के साथ चक्कर है। क्या? हाँ, जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? जाके पड़ोसी को गोली मार दी होगी, और क्या किया होगा? अरे नहीं यार, वो बड़े प्यार से उसके पास गया। हाँ। उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला कि जनाब आपने मुझे 2.5 साल पुरानी टेंशन से मुक्त कर दिया। क्या? तेरा मतलब यह है कि 2.5 साल शादी के बाद ऐसा भी होता है? अरे रोको यार, रोकिए, छोड़िए आप सब और लौट जाइए। अरे ये क्या कह रहा है ऋषभ तू? अरे यार सारी तैयारियां रुकवा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? अरे यार तू ऐसा नहीं कर सकता यार। क्यों नहीं कर सकता? अरे सारी तैयारियां हो चुकी हैं यार। तभी तो रुकवा रहा हूं। और तू क्या चाहता है कि शादी की हकीकत सुनने के बाद मैं आंख खोलकर कुएं में कूद जाऊं? जनाब हम सब मिलकर जबरदस्ती आपकी शादी करवा देंगे। मैं देखता हूं कि मेरे साथ जबरदस्ती कौन करता है। ये शादी कैंसिल होकर रहेगी। ऋषभ अरे सुन तो, जो सबके साथ हुआ तेरे साथ नहीं होगा यार। कहाँ चला गया ये? कहीं मेधा के पास तो नहीं चला गया, या कहीं रंजना देवी के पास चला गया? बड़ा अजीब आदमी है यार, मजाक भी नहीं समझता। और मैं किसे फोन करके कहूं कि गड़बड़ हो गई है? गालियां तो मुझे ही सुननी पड़ेंगी ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ ऋषभ बोल रहा हूँ। कौन ऋषभ? हाँ यार कहाँ है तू? मैं अपनी गाड़ी में हूँ यार, तूने मुझे बचा लिया यार। मेधा के घर जा रहा हूँ मैं, तूने सही मौके पर आके मुझे सारी हकीकत बता दी। थैंक यू वेरी मच यार। ऋषभ यार जो कुछ मैंने कहा वो सब झूठ था यार, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ सच क्या है? अरे यार शादी एक बहुत अच्छी चीज है। शादी दो रूहों का मिलन है, हाथ में हाथ है, तारों की बारात है और बिन बादल बरसात है। क्या बात है यार, क्यों इस होने वाले शादीशुदा ने एक कुंवारी की छुट्टी कर दिया? यार मैं तो यहाँ तुझे उल्लू बनाने आया था। लेकिन बताओ तो मैत्री, तुम्हें क्या लगा? कुकू, मुझे ऐसा लगता है कि आई के मल्होत्रा की मौत के साथ जरूर कोई राज या बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिसे कि सिर्फ मल्होत्रा खानदान जानता है और बाहर का कोई इंसान नहीं जानता। कैसा राज? एक ऐसा राज जो कि मल्होत्रा खानदान के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। एक ऐसा राज जिसे कि छुपाते छुपाते रंजना देवी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। जैसे ही मैंने आई के मल्होत्रा की मौत की बात की तो रंजना देवी जैसे कि अंदर से कांप उठी। किसी के लिए जब बहुत नफरत हो दिल में तो उसके जिक्र पर हाथ पांव कांप उठते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बातों ही बातों में रंजना देवी अपना पूरा जहर उगल चुकी थी। और जब मैंने इस मुद्दे पर ज्यादा छानबीन करने की कोशिश की तो एकदम उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुकू, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आई के मल्होत्रा की मौत के साथ जरूर कोई राज छुपा हुआ है और उसे सिर्फ मल्होत्रा खानदान जानता है और हमें उस राज तक किसी भी तरह पहुंचना है। तो इसमें मुश्किल क्या है? किसी दिन घुमा फिराकर महेंद्र से पूछ डालो। यही तो प्रॉब्लम है कि जब भी मैं महेंद्र से इस बारे में बात करती हूँ तो वो बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कि रंजना देवी ने रिएक्ट किया। मैत्री, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे बार बार पूछने से उन्हें तुम पर शक ना हो जाए। ये बात तो मैं रंजना देवी से ही उगलवाऊंगी। लेकिन उस ऋषभ मल्होत्रा की शादी से पहले कोशिश भी मत करना। और हाँ मैत्री, एक खुशखबरी है। निशी और राजीव के खिलाफ गांव वालों को भड़काया जा चुका है।
अपना तीर ठीक निशाने पर लगा है। अब बस थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम हो जाए तो वो जमीन खरीद के मल्होत्रास को बेच दी जाए। गुड, वेरी गुड। देखिए मिस्टर त्यागी, मैं खड़ा होकर आपकी खामोशी सुनने नहीं आया हूं। अगर आपको इसी मुद्रा में खड़े रहना है तो आप कहिए, मैं चला जाता हूं। देखिए मिस्टर वकील साहब, ज्यादा भाव दिखाए ना तो हम तो कम मुफ्त में मिलने वाला सामान बना दूंगा। इन सलाखों के पीछे खड़े होकर आप क्या कर सकते हैं? इन सलाखों के बाहर होकर बोलते तो कोई बात भी थी। अच्छा, हम बताऊं हम क्या कर सकता हूं? आ गई ना सलाखें हमारे और आपके बीच। ऐसे ही 12, 13, 14 सालों तक आप इन सलाखों के पीछे रहेंगे। अगर 12-15 साल की सजा का हमका डर होता ना वकील साहब, तो हम ऐसा सीना ठोक के कौनो गुनाह ना करता। लाठी दिखा के तुम शेर का डराते हो, हैं? हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता वकील बाबू, जैसे नारायण वैसे लक्ष्मी नारायण। हाँ, तुमको फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है ऋषभ मल्होत्रा को, और बहुत भारी फर्क पड़ेगा। मुझे याद है जब उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा कि मैं त्यागी को इन सलाखों से बाहर निकालूं, उन्होंने गुजारिश की। गुजारिश नहीं, भीख। वो गिड़गिड़ाए। हैसियत क्या है बंसल की ऋषभ मल्होत्रा के सामने? उनका यह बड़प्पन देखकर मैं नतमस्तक हो गया। कितना स्नेह रखते हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम उसके लायक नहीं हो। हम ऋषभ भैया के बिल्कुल लायक नहीं हूं वकील साहब। और कमाल ये कि तुम्हें वो सब कुछ हासिल होता रहा, और भारी तादाद में, जिसके तुम लायक नहीं हो। ऋषभ मल्होत्रा ने तुमसे दोस्ती की, और तुमने उस दोस्ती पर थूका। कितना बड़ा दर्द दिया है तुमने उन्हें। और शिवानी जी, क्या थे तुम्हें? शिवानी जी, उनका समझना है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छाई, एक सच्चाई छिपी हुई है। कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है उन्होंने। और उन्हें जब यह पता चलेगा, जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम इन सलाखों के पीछे खड़े होकर अपना कारोबार बढ़ा रहे हो। क्या बकवास कर रहे हैं? सच कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं चील की नजर रखता हूं। वरना क्या वजह है कि तुम ऋषभ मल्होत्रा की दोस्ती को ठुकरा रहे हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया है का? फिर गया है का वकील बाबू आपका? हम तीनों सर फिरे हैं। हम तीनों ने गलतफहमियां पाल रखी हैं। ऋषभ मल्होत्रा, शिवानी जी, और अंत में मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारी दाद मैं जरूर दूंगा त्यागी। जानते हो, दिल को मैं इस शरीर का गैर जरूरी हिस्सा समझता हूं, और इसका इस्तेमाल मैं सबसे अंत में करता हूं। और तुमने अपनी पहली मुलाकात में मुझे इमोशनल कर दिया, और मैंने बड़े बेवकूफाना अंदाज में तुम्हें भाई और क्या वगैरह कह दिया। ये सब तुम्हारा ढोंग था। वकील साहब, ए वकील बाबू, चलिए, आप लोग जीते और त्यागी हारा।